हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स 1 के पेपर में हम लोग क्लास 8th में हैं, चैप्टर 1 में। स्टैट्स 1 की चैप्टर 1 की 8th क्लास है ये। और इसमें हम लोग आज करेंगे कैटेगोरिकल डेटा एंड सैंपल प्रोपोर्शन बॉक्स प्लॉट। और टाइम बचा तो सैंपल एंड प्रोपोर्शन 1.1 का थ्योरी या फिर एक और क्लास लगेगा, उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा क्या होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। पुट द हेडिंग कैटेगोरिकल डेटा। है तो बहुत आसान चीज, लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ता ही है ना। इसका क्वेश्चन अगर अचानक से आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना इजी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो कभी कभी बहुत इजी चीज को भी पढ़ना पड़ता है हमें। देखो बच्चे, अब आपसे अगर कोई पूछे कि एज, सैलरी, जिनको भी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन इंटेलिजेंस और भी, जैसे ब्यूटी या फिर पार्टी मेंबर है या नहीं, इसका जवाब दो ही चीजों में मिलेगा, यस या नो। वेदर ही इज इंडियन और नॉट, नेशनलिटी जिसको कहते हैं। नेशनलिटी में वेदर ही बिलोंग्स टू सर्टेन नेशन और नॉट, दो कैटेगरी हो गया। मेल फीमेल, दो कैटेगरी हो गया। हिस्पैनिक, एक वर्ड आएगा इकोनोमेट्रिक्स में, हिस्पैनिक। अभी से बता देते हैं, हिस्पैनिक का मतलब होता है ऐसे वाइट पीपल जो कि स्पेनिश बोलते हैं, जो अमेरिकन स्पेनिश बोलते हैं, उनको हिस्पैनिक बोला जाता है। तो अमेरिका में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अमेरिकन जिनको स्पेनिश आती हो तो उनको उनकी सैलरी बाकियों से थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो हिस्पैनिक है या नहीं है, वाइट पीपल है या ब्लैक पीपल है। तो रेसिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं होता, इंडिया में तो खैर अब उतना हो नहीं रहा है वाइट और ब्लैक के बेसिस पे। यूएसए में तो आज भी प्रॉब्लम है ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में। तो ये सब कैटेगरी होती है और ऐसे डेटा को हम लोग कहते हैं कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नोट्स लिखवाएंगे, उसके बाद से एक एग्जाम्पल करवाएंगे। एक ही एग्जाम्पल से काफ़ी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। इफ वी हैव, व्हेन वी हैव क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा ऑफ टू कैटेगरी डेटा। वैसे तो बहुत सारे कैटेगरी हो सकते हैं, सिर्फ टू कैटेगरी डेटा ही हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग टू कैटेगरी का ही डेटा पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे मैम मेनी कैटेगरी का डेटा कैसे होगा? तो इफ अ पर्सन इज इंडियन, विच स्टेट ही बिलोंग्स टू? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये सब क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि कितना राजस्थान का लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, यस या नो। तो वो सब हम लोग डमी वेरिएबल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ टू कैटेगरी वाला ही हमें पढ़ना है। देन जो कैटेगरी हमारा इंटरेस्ट का है, अगर उसमें डेटा लाई कर रहा है तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। और अगर उसमें नहीं लाई कर रहा है तो फिर एफ से, फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर नाम की चीज आ रही है। देन इफ आवर डेटा, if our data belongs to the uh, category of interest, belongs to the category of interest, then we have S. अदरवाइज अगर वो उससे नहीं बिलोंग कर रहा है, देन वी हैव एफ। ये आप लिख लेना। एस किसके लिए? सक्सेस के लिए। और एफ किसके लिए? फेलियर के लिए। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और सैंपल proportion in category 1। कैटेगरी 1 में अगर x नंबर लाई कर रहा है, अगर x आइटम लाई कर रहा है, ये हो जाएगा x बाई n। देन दूसरे कैटेगरी का हो जाएगा प्रोपोर्शन। अभी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। अदर कैटेगरी प्रोपोर्शन विल बी 1 माइनस एक्स बाई एन।
मान लो अगर 1/3 फीमेल हमारे ट्यूशन में पढ़ रही हैं और फीमेल हमारा इंटरेस्ट है कैटेगरी, अभी हम फीमेल पे ही स्टडी करना चाह रहे हैं, तो x/n विल बी 1/3। तो जो बच गया मेल विच इज़ नॉट अंडर आवर इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3। समझ में आ गई बात? इस तरीके से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी देखा जाता है। एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 41 आपके बुक में बैक के एक्सरसाइज में दे रखा है। अभी बता रहे हैं आपको पेज नंबर कौन सा, 35। पेज नंबर है हमारा 35, उसमें है क्वेश्चन नंबर 41। मिल गया सभी को? निकाल लो। निकाल लिया ना सबने? तो देखो क्वेश्चन नंबर 41, अ सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10, 10 का सैंपल साइज है। Automobiles was selected and each was subjected to a 5 mph crash test. हर ऑटोमोबाइल को 5 माइल्स पर आवर, mph का मतलब होता है माइल्स पर आवर, क्रैश टेस्ट मतलब ऑटोमोबाइल की कंपनी में ना कार को कंट्रोल्ड क्रैशेस करा करा करके चेक किया जाता है, इसका बम्पर ठीक है या नहीं, बॉडी इतना को सह लेता है या नहीं, इसमें स्क्रैच आ रहा है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए उसको कराई जाती है, क्या क्रैशिंग कराई जाती है। तो क्रैश टेस्ट में स्पीड कितना रखा गया, 5 mph, डिनोटिंग अ कार विथ नो विजिबल डैमेज बाय S। यानी हमारे लिए S है क्या, S फॉर इवेंट व्हेन कार को मैंने दीवार में टक्कर मारी 5 mph रख करके, फिर कोई स्क्रैच नहीं दिख रहा, तो सक्सेस हो गया। फॉर इवेंट व्हेन कार हैज नो विजिबल डैमेज, व्हेन कार हैज नो विजिबल डैमेज, उसको S मानते हैं, ठीक है? साफ साफ देखो, एंड अ कार विथ सच डैमेज, F विथ डैमेज, अगर कार में डैमेज आ गया उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट वेयर एज फॉलोज, कितने कार लिए गए, 10 कार लिए गए। ध्यान से सुनो, पहले में नो विजिबिलिटी, दूसरे में भी विजिबल नहीं हुआ, तीसरे में हो गया, फोर्थ में नहीं हुआ, फिफ्थ में नहीं हुआ, सिक्स्थ में नहीं हुआ, सेवेंथ एट्थ में हो गया, नाइन्थ में नहीं हुआ, 10th में नहीं हुआ। ये हमारा सैंपल का रिजल्ट आया है। 10 कार को, अलग अलग कार को क्रैश कराया है या फिर उसी कार को 10 टाइम्स कराया है, अलग अलग कार ही लिए हैं, तभी तो विजिबल है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो पहले वाले कार में नहीं विजिबल हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, सिर्फ 3 जगह पे विजिबल हुआ। अब ए पार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस x/n। अब देखो जरा बच्चे, सैंपल प्रोपोर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, हमें सक्सेस की सैंपल प्रोपोर्शन निकालनी है ना, x/n। तो मुझे बताओ सक्सेस कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सक्सेस आए हैं, 7, और टोटल कितने थे, 10 थे, तो 7/10। तो सक्सेस का प्रोपोर्शन निकल गया बच्चे कि 7/10 टाइम्स जो है डैमेज विजिबल नहीं हो रहा है, 7/10 टाइम्स। दूसरा पार्ट, रिप्लेस ईच एस विथ 1 एंड ईच एफ विथ 0। खैर इन्होंने तो हमें समझा दिया, और एक्स बार निकालो, लेकिन आपको ये मुझे पढ़ाना भी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही समझाया। जब कैटेगोरिकल डेटा होता है तो आप एस को रिप्लेस कर दोगे 1 से, रिप्लेस एस विथ 1 एंड एफ विथ 0। अब ध्यान दो, आपके घर में होंगे ना इलेक्ट्रिक केटल या बाइनरी स्विच, 1 कर दिया तो सक्सेस हो गया, 0 कर दिया तो फेलियर हो गया। वैसे ही हर जगह आपको एस की जगह 1, तो बताना 1 1 हमारा क्या दिखेगा, 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1। ये हो गया, रिप्लेस एस विथ 1 एंड एफ विथ 0। अब हमें निकालना है क्या, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन कैलकुलेट एक्स बार।
एक्स बार निकालना है, तो ये एक्स बना लिया रैंडम वेरिएबल। अभी आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी के बाद, हर सिचुएशन के लिए एक रैंडम वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो ये बाइनरी रैंडम वेरिएबल है जो कि 1 और 0 ले रहा है। कौन सी वैल्यूज ले रहा है? 1 और 0। एक्स बार के लिए समेशन एक्स बाई एन कर देंगे। एन कितना है? 10 है। और एक्स को सम करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 बाई एन कितना है? 10। ये अपने आप आ जाएगा 7/10। तो मुझे बताएं कि अगर सक्सेस और फेलियर को अगर हमने रैंडम वेरिएबल बना दिया, एक नंबर दे दिया सबको 1 और 0, तो जो मीन आया है दैट मीन इज इक्वल टू सैंपल प्रोपोर्शन ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, काउंटिंग ही तो लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, वो काउंटिंग एस के साथ भी पूरा हो सकता है, और एस की जगह 1 रख लेंगे तो भी सम करके आ जाएगा। दोनों सेम होंगे। तो आपको एक नोट लिखना है। नोट, इन कैटेगरिकल डेटा, इन कैटेगरिकल डेटा sample proportion is equal to sample mean। तो कैटेगरिकल डेटा में सैंपल मीन और सैंपल प्रोपोर्शन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? डिटेल में पढ़ेंगे 6 7 8 चैप्टर्स में, इनके बारे में 9 में भी पढ़ेंगे। इन सब चैप्टर्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बी पार्ट तो हो गया, अब सी पार्ट। Suppose it is decided to include 15 more cars in the experiment। देखो पहले से ही हमारे पास है एस एस एफ एस 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 एफ एफ एस एस। अब 15 और कार आने वाले हैं, मोर कार इन द एक्सपेरिमेंट। हाउ मेनी ऑफ दीज वुड हैव टू बी सक्सेस टू गिव एक्स बाई एन। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए एक्स बाई एन इज इक्वल टू कितना? 0.80, और n इज इक्वल टू कितना है? 25 कार्स है। तो कितने सक्सेस की और जरूरत होगी? मुझे बताओ कि अभी तक सक्सेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो लेट नंबर ऑफ एडिशनल सक्सेस, नंबर ऑफ एडिशनल सक्सेस बी वाई। देन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लस वाई पॉन में क्या कर देंगे? 25। डेट मस्ट बी इक्वल टू 0.80। ये सबको समझ में आ रही है बात? 7 प्लस वाई अपॉन 25 must be equal to 0.80। Let number of additional success be y, then 7 plus y upon 25 will be equal to 0.80। तो ये हो जाएगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.80 इंटू 25। 25 8 जा कितना हो जाता है? 200। तो 200 और 0 2000 हो गया। ये कितना हो गया? 20। तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सक्सेस कितना आ गया? 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। यानी पहले से 7 सक्सेस हैं, अगर 13 सक्सेस और आ जाएगा तो हमारा प्रोपोर्शन कहाँ तक पहुंच जाएगा? 0.80 तक। समझ में आई बात? तो ये एक कैटेगरिकल, यस क्या कुछ पूछ रहे हो? तो ये बहुत इजी चीज है कैटेगरिकल डेटा से रिलेटेड। बस आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहला है कि सैंपल प्रोपोर्शन कुछ और होता है, सैंपल मीन कुछ और होता है, लेकिन दोनों होते सेम है। किसमें? इसमें, कैटेगरिकल डेटा में, ठीक है। कोई और क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो वहां नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो बदल जाएगी ना। 1010 थोड़ी होगा। कैटेगरी में 1010 हम लोग करते हैं, इसलिए सेम है दोनों। समझ में आई बात? तो ये था इतना कैटेगरिकल डेटा में। नेक्स्ट आप लोग लिखें बॉक्स प्लॉट। के बारे में कुछ थियोरी आपको लिखना पड़ेगा। पहले ना बॉक्स प्लॉट हम आपको निकालना बता देते हैं।
फिर लिखवाएंगे थ्योरी, क्योंकि अभी थ्योरी लिखने का कोई फायदा है नहीं। चलो थ्योरी लिखवा देते, बाद में पढ़ भी लेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी लिखे भी कैसे करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूला ही नहीं होगा। यहाँ देखो, बॉक्स प्लॉट जो है इट डिस्क्राइब्स, ये हमें डेटा का क्या बताता है, सेंटर बताता है। सेंटर मतलब मीन कहाँ है या मीन की वैल्यू कितनी होगी। स्प्रेड बताता है, मतलब कितना डेटा फैला हुआ रहेगा वो बताता है। एक्सटेंट एंड नेचर, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम सिमेट्री। सिमेट्री से कौन अलग थलग है, जिसको हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटलायर्स। नाउ सी, आउटलायर्स भी बहुत जरूरी है। कोई कोई डेटा जो होता है ना बहुत दूर है लास्ट में, कोई कोई डेटा बहुत इनिशियल में बहुत दूर है बल्क से, उन डेटा को हटा देना ही सही रहता है, क्योंकि वो हमारे मीन को, इन सबको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन को तो अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि उसको सम करके फिर एन से डिवाइड करते हैं, तो आउटलायर्स को हटाना बहुत जरूरी है। तो बॉक्स प्लॉट इसमें आपको हेल्प करेगा। उसी चीज को लिख रहे हैं, इवन अ सिंगल आउटलायर कैन drastically affect the values of mean and s। मतलब कोई एक सिंगल आउटलायर भी हुआ जो बहुत दूर है, लेकिन है तो उसी x की वैल्यू बल्क से दूर है, तो वो हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को काफ़ी फर्क डाल सकता है। सो बॉक्स प्लॉट यूजेस, तब हमें बॉक्स प्लॉट की याद आती है, यूजेस फोर्थ स्प्रेड। यही बस इसमें सीखने वाली बात है, फोर्थ स्प्रेड। बॉक्स प्लॉट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फोर्थ स्प्रेड। अब देखो जरा फोर्थ स्प्रेड क्या है, एफ एस, फोर्थ स्प्रेड। एफ एस इज इक्वल टू अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ। ये नहीं समझ में आएगा आपको। देखो डेटा अगर इतना है तो आप मीडियन निकालोगे। अब इसका भी जो लोअर का जो हाफ है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर फोर्थ, यहाँ पे जो वैल्यू होगी। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि मैम ये क्वार्टाइल ही क्यों ना ले लें। नहीं, क्वार्टाइल हमें नहीं लेना, क्वार्टाइल के जैसा ही वैल्यू आता है, लेकिन क्वार्टाइल एग्जैक्टली नहीं है। ये क्वेश्चन में दिखलाएंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा फिर ये बात जो मैंने अभी कहा। अब जो बचा हुआ है उसका मीडियन निकालना है। ठीक है, इसका मीडियन 1, बचे हुए का दैट इज लोअर फोर्थ। अब बचे हुए का मीडियन 2 निकालोगे, दैट इज अपर फोर्थ, अपर फोर्थ। ठीक है, तो एफ एस जो है इन्हीं दोनों के बीच का गैप है। एफ एस इज गैप बिटवीन अपर फोर्थ एंड लोअर फोर्थ। समझ में आ गई बात। अब बताओ कि एफ एस को, इन डेटा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि इधर क्या है और इधर क्या है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर्टी आप जान लें कि एफ एस इज अनअफेक्टेड बाय लोअर 25%, लोअर 25% से अफेक्ट नहीं होता है, और अपर 25% से भी अफेक्ट नहीं होता है। सो इज रेजिस्टेंट टू आउटलायर्स, तो इज रेजिस्टेंट टू आउटलायर्स। मतलब यहाँ कुछ है, अगर आउटलायर, आउटलायर है तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा एफएस को। एफएस को फर्क नहीं पड़ेगा, वही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो उनको फर्क पड़ जाता। क्लियर बच्चे। तो बॉक्स प्लॉट को हम लोग 5 नंबर समरी भी बोलते हैं। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट इज कॉल्ड 5 नंबर समरी। क्या क्या हमें स्केच करना होगा बॉक्स प्लॉट में, ध्यान से देखो।
सबसे पहले तो मीडियन, मीडियन के बाद जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड लोअर फोर्थ। आप इसको Q1 नहीं लिख सकते, और ये जो है इसको कहेंगे अपर फोर्थ। मतलब मीन के बाद जो बच गया, अब इतने बचे हुए डेटा का मीडियन आपको निकालना है, इधर इसका मीडियन निकालना है। तो आ गया लोअर फोर्थ और अपर फोर्थ। तो देखो स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, स्मॉलेस्ट, फिर लोअर फोर्थ, फिर मीडियन, फिर अपर फोर्थ और फिर लार्जेस्ट। यही 5 वैल्यू आप याद रखोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या बॉक्स प्लॉट हमें क्या बताता है। बॉक्स प्लॉट informs about middle 50%, about middle 50% data and skewness। अब स्क्यूनेस भी बताएगा और मिडिल 50% डेटा के बारे में भी बताएगा, तो देखते हैं कैसे। ठीक है, अब एक नोट लिख लो, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना कर जाओगे। लोअर फोर्थ is not equal to Q1 and upper fourth is not equal to Q3। ये आपको याद रखना है। लोअर फोर्थ जो है वो Q1 नहीं है और अपर फोर्थ जो है वो Q3 नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, 1.19, 1.19 देखना जरा। 1.19 कौन से पेज पे है। ठीक है, मिल गया पेज नंबर 40, मिल गया सभी को। पेज नंबर 40 लिख लें आप लोग, पेज 40। इसके क्वेश्चन में दे रखा है, हमें डेटा दे रखा हुआ है 40, 52, 55, 60। इनको एक बार लिखना पड़ेगा, 40, 52, 55, 55, 60, 70, 75, 85, 85, 90, 90, 92, 94, 94, 95, 98, 100, 115, 125, 125। ठीक है, एन कितना है, इसमें हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है। वी हैव टू मेक बॉक्स प्लॉट। तो कंस्ट्रक्ट बॉक्स प्लॉट एंड डिस्कस इट्स नेचर, डिस्कस नेचर ऑफ डेटा, कि डेटा किस टाइप का नेचर फॉलो कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखो बच्चे, बॉक्स प्लॉट के लिए सबसे पहले हमें एफएस चाहिए, और एफएस के लिए अपर फोर्थ और लोअर फोर्थ चाहिए। अपर फोर्थ और लोअर फोर्थ के लिए पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। जरा काउंटिंग करना कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है। तो लिख देंगे n इज इक्वल टू 19। मीडियन क्या होगा बताना बच्चे, n प्लस 1/2th टर्म, क्योंकि ऑड है ना, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1/2th, यानी कि 10th टर्म। मीडियन है 10th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज मीडियन। अब मीडियन को भूल जाओ, मीडियन ने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। अब इन दोनों का मीडियन अलग अलग निकालना है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, n इज इक्वल टू कितना है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू कितना है, 9 है। n इज इक्वल टू 9 इज ऑल्सो ऑड, तो उसका मीडियन यानी कि लोअर फोर्थ इज इक्वल टू मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ ऑफ डेटा का मीडियन ले लेंगे,
तो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 1/2th, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। देखना 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म इज 70। तो लोअर फोर्थ इज इक्वल टू 70। अब हम लोग अपर फोर्थ निकालेंगे बच्चे। मीडियन ऑफ अपर हाफ, वहां भी 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 प्लस 1/2th कितना हो जाएगा बताना? फिफ्थ पोजीशन। बचे हुए का फिफ्थ ढूंढना, 1 2 3 4 फिफ्थ, दैट इज 98। अपर फोर्थ इज 98। अब हमें एफ एस चाहिए। एफ एस क्या कहलाता है? फोर्थ स्प्रेड। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? फोर्थ स्प्रेड के नाम से। एफ एस को किस नाम से जानते हैं? फोर्थ स्प्रेड। तो फोर्थ स्प्रेड इज इक्वल टू अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ। अपर फोर्थ कितना है? 98। लोअर फोर्थ कितना है? 70। तो कितना आ गया? 28। ये आ गया हमारा फोर्थ स्प्रेड। कुछ तो गलत हुआ है, गलत है, गलत है। पर फोर्थ तो उसको ले करके करना है शायद, इंक्लूडिंग मीडियन। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ, ध्यान से देखो। हाँ, इंक्लूडिंग मीडियन करेंगे। इसमें भी मीडियन जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। जैसे मीडियन को इंक्लूड करेंगे, अब इसको रिमूव कर दो। 9 की बजाय क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1/2। 10 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो गया? 5.5th टर्म, यानी फिफ्थ प्लस सिक्स्थ अपॉन हाफ। बताना फिफ्थ टर्म क्या था? हाँ, तो 5.5 का मतलब हो गया फिफ्थ प्लस सिक्स्थ। तो 1 2 3 4 फिफ्थ। हाँ, तो 70 प्लस 75। इसमें बच्चे आप लोग करेक्शन कर लेना, इंक्लूडिंग मीडियन लेना था, मैं मीडियन को नहीं छोड़ना था, ठीक है। 72.5 आ गया। अब अपर फोर्थ के लिए देखना, ये भी चेंज हो जाएगा ना, 10 कर दोगे इसको, 10 प्लस 1 ये भी आ गया 5.5th टर्म। अब देखो मीडियन से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, तो और 6, 95 और 98। और इन सब के पहले असाइनमेंट, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी है। तो 95 प्लस 98/2, तो 95 और 98 के बीच में गैप कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 96.5। समझ में आ गई बात? ये हो गया अपर फोर्थ, ये हो गया अपर फोर्थ, ये हो गया, यस। उसका हाफ हो जाएगा ना गैप। दोनों को ऐड करके देखो तो 2 से यही आएगा। हम लोग इस तरीके से करते हैं जब जल्दीबाजी में करना होता है कि 95 और 98 के बीच में मिडिल में लाना है। एवरेज निकल रहा है ना, तो 3 का गैप है, तो 1.5 के गैप के बाद एवरेज आ जाएगा। तो 95 में 1.5 ऐड कर दी, 96.5। आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखो, अब फोर्थ स्प्रेड निकालेंगे तो बदल जाएगा। यार इरेज, मिनट, 72, 72.5, नहीं अपर तो 96.5 है। 96.5 माइनस 72.5, तो फोर्थ स्प्रेड कितना आ गया? बताओ तो जल्दी। 90.5 तो कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7, तो 24 आ गया। अब देखो इसका बॉक्स प्लॉट बनाने वाले हैं। आपके बुक में भी बना रखा है बॉक्स प्लॉट, आप देख सकते हो। 40 से स्टार्ट किया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 40। याद है डेटा? देखो मिनिमम इज 40, मैक्सिमम इज 125। इसको ध्यान में रख करके हमें करना है। तो बच्चे देखें, ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास, ध्यान से देखना, मैक्सिमम डेटा कौन सा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ना साफ सुथरा कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया है।
इरेजर क्यों कर रहा है? एक मिनट, हाँ देखो, तो सबसे छोटा वैल्यू 40 है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 125। तो इसलिए हम लोग जो अपना ये बनाएंगे ये 40 और 125 तक लेंगे, यानी 130 तक भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जो भी है डेप्थ वगैरह या जो भी डेटा है, एक्स लिख लिया हमने। अब बॉक्स प्लॉट के लिए आपको चाहिए 96.5 और 72.5, ये दोनों चाहिए। 40 के बाद इक्वल इंटरवल पे आप स्टार्ट करोगे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो यहाँ लोकेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें चाहिए 96.5, 95 यहाँ 96.5, इसके सामने एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे, दिस इज 96.5, और एक है 72.5, 72 के थोड़ा सा आगे 72.5 पे, ठीक है। अब कहीं ऊपर ही आपको बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से बॉक्स बना लिया। ये तो डॉटेड लाइंस थी, इनको हटा दो, समझने के लिए था, ठीक है, बॉक्स बन गया। अब बॉक्स में मीडियन भी चाहिए आपको। मीडियन कहाँ था, मीडियन कितना आया था हमारा, मीडियन 10th टर्म था, मीडियन निकाला नहीं था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 90। मीडियन को भी लोकेट करना है हमें, तो मीडियन ध्यान से देखें, मीडियन, मीडियन तो इधर है, दिस इज पोजीशन ऑफ मीडियन, दिस इज लोअर फोर्थ एंड दिस इज अपर फोर्थ। अब बात आती है कि हमने नोट्स में तो लिख लिया है कि ये किस किस चीज में हेल्प करता है। बॉक्स प्लॉट क्या क्या बताता है, इन्फॉर्म्स अबाउट मिडिल 50% एंड डेटा स्क्यूनेस, स्क्यूनेस बताएगा। अब आप देख करके बताओ कि मिडिल 50% डेटा तो बता देगा कि ये कैसा है, इसका स्क्यूनेस देख करके बता सकते हो क्या होगा स्क्यूनेस। देखो मीडियन के काफी क्लोज में है अपर फोर्थ, दूर में है लोअर फोर्थ, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इधर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इधर लंबा चलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिवली स्क्यूड। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। तो स्क्यूनेस का भी पता चल गया, और मिडिल 50% डेटा कहाँ है ये भी हमें पता चल गया। मीडियन से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं और मीडियन से काफी नीचे आ रहे हैं, तब जाकर के मिडिल 50% डेटा कवर अप हो रहा है। क्लियर बच्चे, ये जो बॉक्स बनाया ना, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। तो बस बॉक्स बना करके और आपको दो कंपार्टमेंट में बांट देना होता है, पता चल जाता है कि ये जो है लोअर फोर्थ है, ये अपर फोर्थ है, और बीच में जो है वो क्या है, मीडियन है। तुरंत पता लग जाता है कि मीडियन अगर राइट साइड में ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर। अब अगर आपके सामने बुक है तो बुक में देखना पेज नंबर 40 पे नीचे, नीचे जो टाइपिंग वाला है, टाइपिंग वाला बहुत लाइट ग्रे में लिखा हुआ है, वेरिएबल डेप्थ n इज इक्वल टू 19, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, ट्रिम्ड मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर मीन वेरिएबल, मिनिमम मैक्सिमम, Q1 और Q3 भी दे रखा है। अब बच्चों को लगता है ना कि मैम लोअर फोर्थ जो है वो Q1 होना चाहिए, तो देखो तो जरा इसमें Q1 कितना है 70 और Q3 कितना है 98, Q1 70 है, तो 70 इज नॉट इक्वल टू लोअर फोर्थ कितना था 72.5 था, इज नॉट इक्वल टू 72.5, दैट इज लोअर फोर्थ। तो Q1 एग्जैक्टली लोअर फोर्थ से मैच नहीं करेगा, और ये भी 98 जो है वो किसके इक्वल नहीं है 96.5 के। तो सो Q3 is not same as upper fourth, Q1 is not same as lower fourth and Q3 is not same as upper fourth। ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रख लेना है। क्लियर बच्चे।
और ये तो बुक में दे रखा है, अगर नहीं देता तो हम Q1 Q3 भी निकाल सकते थे, आसान है, बताया हुआ है मैंने क्लास में। बताओ तो जल्दी। Q1 के लिए क्या करते हैं, n+1/4 करते हैं। n कितना है, 19 है, 19+1/4 यानी फिफ्थ डेटा ले लेते। 1 2 3 4 5, ये देखो आ गया Q1। वैसे ही Q3 लेते तो बस इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 15th पोजीशन, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 98। Q3 इज इक्वल टू 98। समझ में आ गई बात। तो Q1 भी पता लग गया और Q3 भी पता लग गया। Q1 हो गया 70, Q3 हो गया 98। तो लोअर फोर्थ और अपर फोर्थ दोनों थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो बॉक्स प्लॉट बनाने को बच्चे आ सकता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है जरा सेकंड पेज पे पढ़ना आप लोग आराम से। क्लास खत्म होगी तो कोई कोई टॉपिक है चैप्टर 1 का जिससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन बच्चों को आना चाहिए। हम लोगों ने तो पूरा ही चैप्टर 1 बच्चों को मतलब समझ लो कि घोल करके पिला दिया है। अब आपसे जो भी पूछेगा चैप्टर 1 में कहीं से कुछ भी, सब कुछ आप कर पाओगे। ठीक है। तो एक तो बॉक्स प्लॉट मैंने अभी एग्जाम्पल करा दिया, लेकिन अभी बॉक्स प्लॉट खत्म नहीं होता है। तो बच्चे ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना आउटलायर्स। तो टॉपिक का हेडिंग देना आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब ऐसे डेटा जो बल्क से बहुत अलग हों, बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ और सारे डेटा बीच में कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। डॉट प्लॉट भी किया था हमने, आपको याद होगा। तो आउटलायर का मतलब होता है इफ x इज farther than 1.5 fs। fs तो पता है ना क्या है, व्हाट इज fs, जल्दी बताओ। फोर्थ स्प्रेड। फोर्थ स्प्रेड का अगर 1.5 से ज्यादा गैप है किसी x का तो वो आउटलायर हो जाएगा, वो आउटलायर हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सट्रीम आउटलायर, आउटलायर में और भी टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रीम आउटलायर्स, एक्सट्रीम आउटलायर्स, और एक होता है माइल्ड आउटलायर्स। एक्सट्रीम आउटलायर्स में बच्चे डिस्टेंस जो है x का वो मोर देन 3 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड फ्रॉम द नियरेस्ट फोर्थ। नहीं समझ में आया। अगर डेटा अपर फोर्थ के पास है तो वहां से गैप देखेंगे, अगर लोअर फोर्थ के पास है तो वहां से गैप देखेंगे। क्या माइल्ड आउटलायर के लिए है अदरवाइज, मतलब अगर 3 FS से ज़्यादा नहीं है तो माइल्ड आउटलायर बोलेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल 1.20। इसमें हमें आउटलायर्स को पहचानना है और बताना है कि वेदर दे आर एक्सट्रीम आउटलायर्स और माइल्ड आउटलायर्स। 1.20 देखो तो जरा, क्वेश्चन काफ़ी भयंकर है, हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे। 9.69 13.16, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आज तक कभी बच्चे ये कोर्स में रहा ही नहीं है बॉक्स प्लॉट, पहली बार आप ही लोग बच्चे हो जो बॉक्स प्लॉट के बारे में पढ़ रहे हो। तो 1529.35 लास्ट डेटा ये है, ध्यान से सुनना। सब कुछ अरेंज किया हुआ है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ चलो, कुछ तो राहत की सांस मिली। नहीं होता तो फिर हमें करना होता। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। अब आप देखो कि इसका इन्होंने लोअर फोर्थ निकाला है, बात वही है, डेटा को रख करके मीडियन निकालना है, बचे हुए डेटा का फिर लोअर फोर्थ निकालना है, सब कुछ उसी तरीके से करेंगे। फिर अपर फोर्थ निकालना है, लोअर फोर्थ अपर फोर्थ, फोर्थ स्प्रेड निकल जाएगा। उसके बाद से फोर्थ स्प्रेड का बॉक्स बनाना है। इन्होंने बॉक्स बनाया, फोर्थ स्प्रेड इनका आया कितना, ध्यान से देखो, FS दिया हुआ है हमें 122.15। अब हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे 1.5 ऑफ FS और देखते हैं कि कोई इससे ज़्यादा दूर है या नहीं है।
1.5 fs is 183.225. ठीक है, अब ये लोअर फोर्थ, ये अपर फोर्थ। मान लो कोई x यहाँ है तो हम इस गैप को देखेंगे, और कोई x अगर यहाँ है, x1 और x, इस गैप को देखेंगे, जो जिस फोर्थ के पास क्लोज होगा उसी के बीच का गैप देखा जाएगा। ये नहीं कि x1 लेफ्ट हैंड साइड पे और इसका अपर फोर्थ से गैप देखेंगे, वो नहीं देखना। अपने क्लोजेस्ट फोर्थ से गैप देखना है, वो मैंने लिखवाया भी है, नियरेस्ट फोर्थ, जो नियरेस्ट फोर्थ होगा वहीं से गैप देखेंगे। तो मुझे बताएं कि ये गैप कहाँ तक पहुंचेगा, जो कि आउटलायर्स के लिए नेसेसरी होगा। तो LF में से हम लोग क्या कर देंगे, लोअर फोर्थ में से माइनस कर देंगे ना। दिस इज लोअर फोर्थ माइनस 1.5 इंटू FS। लोअर फोर्थ कितना है हमारे पास, लोअर फोर्थ इज इक्वल टू 45.64। अपर फोर्थ इज हाउ मच, 167.79। तो मेरी बात सुनो जरा, लोअर फोर्थ से पीछे चले आए तो 45.64 माइनस 1.5 S, 1.5 FS कितना है, दिस वन, माइनस 183.225। कितना आ रहा है ये बताना, कैलकुलेटर है। हम लोग एक रेंज निकाल रहे हैं कि किसके नीचे के डेटा जो है वो आउटलायर्स कहलाएंगे। तो पहले ये निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर वैल्यू ना, 45.64 माइनस 183.225, दिस इज माइनस 137.585। यानी ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं, यहां तक के बीच में डेटा होगा तो आउटलायर्स नहीं कहलाएगा क्योंकि वो क्लोज है लोअर फोर्थ के। लेकिन अगर कोई डेटा जैसे कि यहाँ आ गया, यहाँ आ गया अगर मेरा डेटा, तो ये आउटलायर हो जाएगा, वो आउटलायर हो जाएगा क्योंकि ये इससे पीछे आ गया और ये लास्ट वैल्यू कितना है 137.585। इसके नीचे के सभी वैल्यूज आउटलायर्स। समझ में आ रही है बात। अब अपर फोर्थ प्लस हम लोग करेंगे 1.5 FS, जो कि हो जाएगा 167.79 प्लस 183.225। देखो तो जरा कितना आ रहा है, 167.79 प्लस 183.225, that is equal to 351.015. So if we have any data greater than this, ये सब आउटलायर्स हैं। सब क्या है, आउटलायर्स होंगे, ये सब सब आउटलायर्स होंगे। ये सब इस बाउंड्री को क्रॉस कर गए, इस बाउंड्री तक आउटलायर्स नहीं होते अगर 351.015 तक आता। तो अब देखो तो इसमें है कोई वैल्यू, कितने आउटलायर्स है बताना जरा। 351 से बड़े होंगे आउटलायर्स। तो सेकंड लास्ट रो और लास्ट रो, ये 312 नहीं आएगा, 51 से बड़ा 09, और उसके आगे के सब, ये सब आउटलायर्स हैं टिल 1529.35 आर आउटलायर्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप के आ सकते हैं। डेटा दिया रहेगा, हमें 10-15 वैल्यूज दी होगी, एग्जाम में इसे ज़्यादा नहीं देंगे। बोलेंगे कि कंस्ट्रक्ट द बॉक्स प्लॉट ऑफ दिस डेटा, तो आपको मीडियन निकालना है, लोअर फोर्थ निकालना है, अपर फोर्थ निकालना है, फोर्थ स्प्रेड निकालना है, फिर 1.5 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड निकालना है, फिर रेंज निकालना है, आउटलायर्स किस रेंज के बाद होगा, इसके इधर आउटलायर, इसके इधर आउटलायर्स। तो दिस इज लोअर फोर्थ माइनस 1.5 इंटू FS and the upper boundary is upper fourth plus 1.5 into FS। तो अपर और लोअर रीजन हम लोग डिसाइड कर लेंगे आउटलायर्स के लिए। इसके नीचे जो डेटा होंगे वो सब आउटलायर्स, इसके बाद जो डेटा होंगे वो सब आउटलायर्स। तो आउटलायर्स ढूंढने को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसी में से आउटलायर्स एक्सट्रीम है या माइल्ड है ये भी आप चेक कर सकते हो। फॉर एक्सट्रीम आउटलायर्स, नेगेटिव में तो डेटा है ही नहीं बच्चे, तो नेगेटिव साइड में आउटलायर्स होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी आउटलायर्स नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में जाना पड़ेगा आउटलायर्स के लिए, और नेगेटिव डेटा है ही नहीं हमारे पास।
तो फॉर एक्सट्रीम आउटलायर्स, अब हम राइट में ही देखेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, किसी किसी क्वेश्चन में लेफ्ट में भी आएगा। फॉर एक्सट्रीम क्यों होगा? नेगेटिव में कोई डेटा दिया हुआ है? ये देखो ना, -137.585 से लोअर वैल्यूज जो होंगी वो आउटलायर्स होंगी। कोई है रिकॉर्डिंग में? देखो तो जरा रिकॉर्ड में, नहीं है ना। मिनिमम ही स्टार्ट हो रहा है 9.69 से। समझ में आई बात? तो कोई भी लोअर आउटलायर नहीं निकलेगा, सब अपर आउटलायर ही निकलेंगे। अब फॉर एक्सट्रीम आउटलायर्स हम लोग देखेंगे कि अपर फोर्थ से 3fs से ज़्यादा कौन कौन है। अपर फोर्थ कितना था? 167.79 प्लस 3fs, fs कितना है? 122.15। ये सब माइल्ड आउटलायर्स है। अब इसी में कोई, अच्छा माइल्ड, अभी अभी माइल्ड नहीं लिखेंगे, इसी में से कोई माइल्ड होगा कोई एक्सट्रीम होगा, दोनों हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। 167.79 ये आपके बुक में नहीं किया है, इसलिए आप लोग नोट कर लें। 122.15 दिस इज 534.24, यानी ध्यान से सुनो, 351.015 और इधर आ गया 534.24। तो इस जोन में जो भी वैल्यूज आएगी और इधर जो भी वैल्यूज आएगी, ध्यान से सुनो, येलो वाले में माइल्ड आउटलायर्स होगा कि गैप जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया, अभी थोड़ा सा ही गया है, लेकिन ये 3 के बाद जो गैप हो गया बहुत ज़्यादा दूर चला गया, तो ये एक्सट्रीम आउटलायर्स हो जाएंगे। अब आप जरा बताएं कि हमारे लिस्ट में से एक्सट्रीम और माइल्ड कौन कौन से होंगे। 534 से नीचे तो क्वेश्चन में से ढूंढना है, डेटा में से। माइल्ड आउटलायर्स स्टार्ट होगा 352.09, 371.47, 44, 4.68, 460, 460.86, 563 नहीं जाएगा, 563 इधर आ जाएगा ना, 563 इधर 4 डेटा हो गए, 563 इधर, 690, 826, 1529, ये चारों एक्सट्रीम आउटलायर्स हो गए। 563.92, 690.11, फिर है 826.54, 1529.35। These are extreme outliers and these are mild outliers. समझ में आ गई बात? अब भी हमारे इस एग्जाम्पल में लेफ्ट में कोई नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें लेफ्ट में भी वैल्यूज होगी, तो आपको चेक करना होगा। समझ में आ गया सभी को? लेफ्ट के लिए कैसे निकालेंगे? लोअर फोर्थ -1.5 fs और फिर लोअर फोर्थ -3 fs। 3fs के इधर जो है वो एक्सट्रीम के लिए हो जाएगा और इसके बीच में रहेगा तो माइल्ड। होंगे तो सब आउटलायर्स, ऑल आर आउटलायर्स, लेकिन ये माइल्ड और ये एक्सट्रीम। समझ में आ गई बात? चलो, सिंगल बॉक्स प्लॉट तो हो गया, अब हमें कॉम्पेरेटिव बॉक्स प्लॉट के बारे में पढ़ना है, फिर बॉक्स प्लॉट हो जाएगा कंप्लीट। दो बॉक्स प्लॉट को कंपेयर करना है। कॉम्पेरेटिव बॉक्स प्लॉट देखना बच्चे, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है 1.21। निकाल लिया सबने? यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से देखो, फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.1 सेक्शन करेंगे जो कि थियोरी पार्ट है। उसमें मैंने थियोरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको स्क्रीन पे शो होगा, उसको रीड करके समझाना है मुझे। 1.1 व्हाट इज सैम्पल, व्हाट इज पॉपुलेशन, यही सब है उसमें, डेफिनेशंस वगैरह। तो एग्जाम्पल 1.21 देखो। इन रिसेंट ईयर्स some evidence suggests that high indoor radon concentration may be linked to the development of childhood cancers, but many health professionals remain unconvinced. रिसेंट आर्टिकल, ये सब समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो। चाइल्डहुड कैंसर पे कुछ स्टडी किया जा रहा है,
presented the accompanying data on random concentration BQ per meter cube in two different sample of houses. The first sample consisted of houses in which a child diagnosed with cancer had been residing. Houses in the second sample had no record. Sample 1.2. Houses in the second sample had no recorded cases of childhood cancer. Figure 1.3 represent a stream and lift display of the data. देखो stream and lift display of the data दे रखा है. ये कॉमन स्टेम है, ये 1 के लिए है कैंसर के लिए और 2 में है नो कैंसर. यही दो कैटेगरी ली गई है ना. पहले वाले हाउस में कैंसर हुआ, दूसरे वाले हाउस में कैंसर नहीं हुआ. तो 0 के आगे इधर दे रखा है 9683795. इधर दे रखा है 95768397678993. आपको स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले तो पढ़ने आता है ना. इधर देखो 4 के सामने 5, इधर कुछ नहीं है. इधर 5 के सामने 755 और इधर 7 8. यहाँ पर इन्होंने हाउस कितना लिया है 210 और स्टेम को बोल रहे हैं 10th डिजिट में है, 10th डिजिट में है एंड लीफ जो है वो 1st डिजिट में है. तो ध्यान से देखना. इसका मतलब है ये 55 का मतलब क्या है 55%. 55 का मतलब है 55%. इस 55 का भी मतलब है 55%. इस 5 और 7 का मतलब है 57%. ऐसे बहुत सारे परसेंटेज हैं. मतलब 210 घर में परसेंटेज निकाला गया है. कुछ रीडिंग जो ले रहे थे सैंपल का, उस रीडिंग में कितना कितना परसेंटेज आ रहा है. समझ में आ रही है बात. इसलिए कॉमन स्टेम बना दिया, ये कैंसर वालों के लिए, ये नो कैंसर वालों के लिए. अब सबका मीन निकाला. मीन देखना जरा. मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फोर्थ स्प्रेड. ये कैंसर के लिए, ये नो कैंसर के लिए. 22.8 डेटा दे रखा है. 19.2 एग्जाम में अगर आएगा तो लिखा हुआ आएगा. 16.0, 12.0, 31.7, 17.0, 11.0, 18. या छोटे छोटे डेटा होंगे, 5 वैल्यूज इधर 5 वैल्यूज उधर, उसमें फोर्थ स्प्रेड निकालोगे, ये 10-10 दोनों में होगा, इजी होगा. अब दोनों का एक ही जगह बच्चे बना दिया है बॉक्स प्लॉट. आप देख रहे हो डायग्राम में, एक का बॉक्स प्लॉट ऐसे आया, दूसरे का भी बॉक्स प्लॉट उसी डिजाइन का आया. ठीक है. नो कैंसर के लिए और इधर कैंसर के लिए, और इसमें बिल्कुल बीचों बीच मीडियन आया. इसमें भी बिल्कुल बीचों बीच मीडियन आया. यानी दोनों सिमेट्रिकल हैं. बॉक्स प्लॉट में अगर बीच में मीडियन आ जाता है तो ये भी सिमेट्रिकल है. बस इसका एवरेज कम है और इसका एवरेज क्या है ज़्यादा है. तो है भी, कैंसर वाले का 22.8 है और इसका 19.2 है. तो ये होगा 22.8, इसका 19.2. समझ में आ गई बात. इसलिए आगे पीछे मेंशन किया है. और रेडन कंसंट्रेशन इधर लिया है, कॉन्सेंट्रेशन लिया है. बॉक्स प्लॉट बन गया, मतलब 0 to 50 के बीच में ही है पहला वाला. पहले वाले सैंपल में 0 से लेकर के 50 तक ही है. देखो ना, 50 के नीचे नहीं है, ये सब खाली. 7-8 के सामने नहीं है, इसमें भी 7-8 के सामने नहीं है. यानी 50 तक में ही सब हो जाएगा. समझ में आई बात. इसके ऊपर हम क्यों नहीं जा रहे 60 70, क्योंकि ऊपर है ही नहीं डेटा. तो सब 50 के ही रेंज में आ गया, क्योंकि इनका परसेंटेज देखो ना 50 से नीचे जा ही नहीं रहा. स्टेम ही इनका कितना है 5 है. तो स्टेम 57 45 लाइक दिस वे सारे परसेंटेज है. 55 ये 60 तक तो गया ही नहीं, 70 80 क्या जाएगा. तो इसलिए हम लोगों का भी जो अपर हाइट है वो 50 तक ही गया हमारा. नो कैंसर कैंसर. अब दोनों डेटा को देखने के बाद आपको इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है, दोनों लगभग सेम है. आउटलायर्स भी आप निकाल करके कंपेयर कर सकते हो. एग्जाम में आएगा तो बस दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाना है, दोनों का आउटलायर्स निकालना है, दोनों को कंपेयर करना है. तो अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल में दोनों सेम है, दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं.
ठीक है, तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइल्ड एंड एक्सट्रीम आउटलायर्स, यहाँ पे माइल्ड और एक्सट्रीम आउटलायर्स हैं ही नहीं, आउटलायर्स है 85%। तो आपने निकाल लिया क्या? ठीक है, एफ एस आउटलायर्स के लिए क्या किया होगा? अपर अपर फोर्थ कैसे निकाला आपने? अपर फोर्थ तो नहीं पता है हमें। क्या है अपर फोर्थ कैसे निकाला? अपर फोर्थ के लिए हाफ छोड़ कर 8 के सामने 5 है, तो ये अपर वाला थोड़ी हो गया। आपको सैंपल 2 के लिए, सुनो, सैंपल 2 के लिए सारे डेटा को ऐसे 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 अरेंज करोगे, उसमें से मीडियन ढूंढोगे, लोअर फोर्थ ढूंढोगे, अपर फोर्थ ढूंढोगे, फिर सैंपल 1 के लिए सारे डेटा को ऐसे रखोगे, उसका ढूंढोगे, फिर आएगा। ठीक है, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तब जा करके आएगा काउंटिंग करके। आपने निकाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, ये आराम से 2-3 घंटे ले लेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको बस आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और शायद बॉक्स प्लॉट से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, या डॉट प्लॉट से। किसके बारे में लिखा हुआ है सेकंड पेज पे? इसमें बच्चे दे रखा है, आप लोग भी देखना चाहो तो देख सकते हो, आपके रीडिंग के इस पेज पे। स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ऊपर से पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 4 पे। अवेयर ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, हाउ एवर नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ओनली एनालिटिकल क्वेश्चन ऑन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। डबल इंटीग्रेशन फॉर जॉइंट कॉन्टिन्यूस चाहिए तो चैप्टर 5 में देखेंगे, डबल इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और गाइडलाइन में नीचे लिखा हुआ ये सब पढ़ना चाहिए कभी कभी बैठ करके। तो अभी तो फिलहाल इतना ही मैंने बताया। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं ही आएगा। लेकिन बॉक्स प्लॉट से तो आ सकता है, तो 2 का बॉक्स प्लॉट बना करके फिर हमें कंपेयर करना होगा कि किस में ज़्यादा स्क्यूनेस है, किस में क्या है, फोर्थ स्प्रेड किसका ज़्यादा है। दोनों का फोर्थ स्प्रेड सेम टू सेम आ रहा है, दोनों का स्क्यूनेस भी 0 आ रहा है, तो दोनों मोरलेस क्या है, सेम डेटा है। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें पूछ सकते हैं वो लोग। तो बच्चे अब आज जो है वो एक टॉपिक और रह गया है, सेक्शन 1.1 आपके बुक का थियोरी। बस उसके बाद से चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज क्लास का कौन सा नंबर था, किसी को याद है? 9th थी क्लास या 8th थी आज की? ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी 9, सेक्शन 1.1 चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट्स। तो 9 क्लास में ख़त्म हो ही जाएगा। 9th क्लास में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ सैम्पल, सैम्पलिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक, व्हाट इज़ पैरामीटर, कितने टाइप के मेथड्स हैं पढ़ने के, सैम्पलिंग किन किन टेक्निक से कर सकते हैं, कितने टाइप से सैंपल डिराइव कर सकते हैं, ये सारा थ्योरी हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो सैम्पलिंग है थ्योरीज पे। तो अभी तक के लिए इतना ही स्टैट्स में। हाँ जी बच्चे, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? देखो, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा डेटा हम यूज ही करें। जैसे हम ब्लड का जाते हैं रिपोर्ट कराने, हमें सिर्फ हेमोग्लोबिन का काउंट करना है, तो हेमोग्लोबिन का नहीं बताता ना, 3-4 चीज़ें और भी निकाल देता है। तो ऐसे ही ये सब ना सॉफ्टवेयर से जनरेट किए हुए रिपोर्ट होते हैं। तो रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर पैकेज में जैसा जो होता है वो सारा डिस्प्ले कर देगा। आप डेटा की एंट्री करोगे, सारा कुछ स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इन्होंने वो सब कुछ डाल दिया है, लेकिन हमारे काम का जो होगा वही हम करेंगे, तो मीन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफ, एक मिनट, देखते हैं देखते हैं। हटा दिया, किसमें, इसमें या दूसरे में, 1.20 में? 1.21 में एफ एस है ना, वो एफ थोड़ी है। कहाँ कहाँ पर है एफ? एफ एस के बगल में है। देखो डेटा तो ये है, यही डेटा की टेबल जो दिया हो, इसी टेबल की बात कर रहे हो ना?
हाँ देखो, ये तो मीन है, ये मीडियन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये फोर्थ स्प्रेड है। जो एफ एस नहीं निकालते, अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ, वो ऑलरेडी निकाल करके दिया हुआ है, ठीक है। एफ के नीचे छोटा सा एस भी है ना, एफ एस दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चे। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, नहीं पूछना है तो कल फिर बच्चे हम लोग सेक्शन 1.1 करेंगे, और कल चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 1 का असाइनमेंट और पीपी पे चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।